जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। इंडिया बुलेटिन स्वयं में आपका स्वागत है। देखिए, संभाजी ब्रिगेड के हिंगन घाट विधानसभा क्षेत्र प्रमुख राजू धोटे जी ने सुनाए खड़े बोल। कहा, क्या देश में कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां हैं? क्या तीसरा विकल्प नहीं? देश में संविधान जलाया तब कार्यवाही क्यों नहीं हुई? और भी बहुत सारी बातें कही धोटे जी ने IB7 न्यूज पर। देखिए जितेंद्र सेजवाल के साथ। अभी हम बातचीत करने जा रहे हैं संभाजी ब्रिगेड के हिंगनघाट विधानसभा सभा के राजूभाऊ जी ढोटे। तो राजूभाऊ जी ढोटे, हमको अभी ये बताएं कि वर्धा जिले के अंदर में चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए? वर्धा जिले के अंदर में चुनाव लोगों के विकास के मुद्दे के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहे हैं वो एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पे आरोप कर रही है, और मीडिया पे जो भी दिख रहा वो खाली दोनों पार्टी का नाम दिख रहा। क्या देश में तीसरी कोई पार्टी नहीं है? क्या देश में तीसरी किसी पार्टी की औकात नहीं है सामने आके लड़ने की? ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हम कांग्रेस का समर्थन नहीं करते और बीजेपी का भी समर्थन नहीं करते, सबका विरोधी करते हैं। लेकिन हमारे लिए कोई पर्याय रखा ही नहीं मीडिया ने। मीडिया में दो ही चीज़ दिख रही, कांग्रेस बीजेपी, राहुल चाहिए या मोदी चाहिए, राहुल चाहिए या मोदी चाहिए। हम लोगों ने क्या करना? हम लोगों को दोनों नहीं पड़ता। नहीं, अभी हम तो आए थे ना आपसे तो बातचीत करने। नहीं, आप तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, हमारे विचार ले रही है, अच्छी बात है। लेकिन मीडिया में जो भी दिख रहा है अभी टीवी पर, ये तो गलत दिख रहा ना। वर्धा की बात अगर करते हैं तो वर्धा में कोई विकास का मुद्दा नहीं ले रहा। खाली कल यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस 124A की कलम हटा देंगे, फिर देशद्रोह का गुनाह नहीं लगेगा। लेकिन 2014 में यही सरकार ने, जो अभी वास्तविक सरकार है, यही सरकार ने एक GR निकाला था कि जानदार खासदार में कोई अगर टिप्पणी करता है, कोई अगर लांछन लगाता है, कोई उसके विकास के विरोध में बोलता है तो उस पर देशद्रोह का गुनाह लगेगा। ये तो लोकशाही की हत्या है सरासर। सीधी बात बोल रहा। और संविधान कोई जलाने वाला है उस पर ये कलम लगेंगी बोल रहे, कल मुख्यमंत्री बोल के गए। लेकिन इसके पहले जंतर मंतर पे संविधान जलाया, उस पर कौन सी कलम लगाई इन लोगों ने? क्या उस पर कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई कैसी होती है हमको बता रहे, लेकिन इसके पहले जो गुनाह हुआ उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, ये तो बताओ, ये बताना चाहिए। और जो विकास है, आप विकास के मुद्दे पर वोट मांगो भाई। वोट खाली मांग रहे कांग्रेस ने ये किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। हम नहीं बोल रहे कांग्रेस ने अच्छा किया, हम समर्थन नहीं कर रहे, फिर भी ये बोल रहे कि 5 साल में आपने जो भी किया उस पर वोट मांगो, जो काम किया उस पर वोट मांगो। हमने ये विकास किया, ये करके बताया, जो कोई नहीं कर सकता हमने ये करके बताया, उस पर वोट मांगो, ये हमारा कहना है। नोटबंदी एकदम गलत थी। 8 अक्टूबर था ना शायद, वो 8 नवंबर 2016 की बात है। 8 नवंबर को एकाएक घटना घटी, मतलब देश में एक्सीडेंट हो रहा कि लोकशाही है। लोकशाही में ये सब चीज़ें रहती। प्रॉब्लम ऑफ रुपये जो बाबा साहब ने लिखा है, अगर आपको नोटबंदी करना है तो उसके पहले उसकी व्यवस्था करो। नोटबंदी के लिए उसकी व्यवस्था करो, नोट चलने चाहिए आगे चल के। वो सब व्यवस्था नहीं किया, एकदम नोटबंदी कर दिया, रात के 8 बजे घोषणा कर दिया। ये हुकुमशाही है, लोकशाही नहीं है। ये लोकशाही का सिस्टम नहीं है। अगर लोकशाही होती तो संसद में पहले ये कानून पास हुआ होता, कोई GR पास हुआ होता, कोई नियम पास हुआ होता। संसद में ये बात रखना चाहिए, सभी सांसदों को ये बात मालूम होना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आया था, नोटबंदी हुई, हमको इस बारे में कुछ पता नहीं है, खाली मोदी हुक्मरान है, ऐसी ये चीज़ है। ये नोटबंदी गलत थी, गलत हुई। 110 या कुछ लोग मरे उसमें, बूढ़े लोगों को लाइन में लगना पड़ा, जिसके कारण नोटबंदी किया। ये तो कोई गधा आदमी बोल सकता है कि 1000 का 500 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाके भ्रष्टाचार रुक सकता है। ये तो गधे से गधा आदमी वैसा बोल सकता है कि बड़ा नोट, छोटा नोट बंद करके बड़ा नोट लाओ तो इसमें भ्रष्टाचार रुक जाएगा। रुका नहीं रुका ये सब आपको पता है। और आतंकवाद जो रुकने वाला था वो भी रुका नहीं। 50 दिन का वक्त मांगा था, वो सब फेल हो गया और नोटबंदी फेल हुआ। इनको अगर वोट मांगना है तो नोटबंदी पे मांगो, अगर अच्छी थी। आपका ऐतिहासिक फैसला है, ऐसा उन्होंने बताया था हम लोगों को, हमारा ये ऐतिहासिक फैसला है, तो उस पर वोट मांगो। उसी के साथ में GST भी लागू की गई थी, उसके बारे में क्या कहना आपका? GST भी गलत है। छोटे व्यापारियों को बहुत तकलीफ हो रही है। 28% तक इन्होंने टैक्स लगाया। GST के अंदर अभी तक पेट्रोल और डीजल नहीं है, जो चीज़ें होना चाहिए। पेट्रोल डीजल कम का भाव करते बोले, अगर GST उस पर लगाया तो कुछ फायदा सरकार का भी होगा, लेकिन वो नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा सकते? उनको भी लाओ GST के अंदर। अभी उसमें कर रहे अध्यादेश ला के कम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, सब बता रहे। लेकिन जब आपको पता था, जब आप 14 के पहले बोल रहे थे कि GST गलत है, आप खुद ही बोल रहे थे, जो आज के हुक्मरान है, जो आज के PM है, वो खुद ही बोल रहे थे कि ये गलत है, और आप ही ने लागू किया। जो चीज़ें नहीं चाहिए थे आपको वही लागू कर दिया। जो कांग्रेस ने किया था उसी को आपने बढ़ावा दिया, और क्या किया? GST का पूरा प्रोग्राम पहले ही तैयार था, सिर्फ आपने लागू किया और कुछ नहीं। रात को 12 बजे वो लागू किया। ये रात को कानून का पास करने वाली सरकार है। GST रात को लागू किया 12 बजे, नोटबंदी रात को 8 बजे लागू कर दिया, और एकदम से। ये लोकशाही नहीं है, मैं यही मानता हूँ। इस मसले को किस तरह से हल करना चाहिए? राम मंदिर का जो मुद्दा है,
वो वहाँ का मुद्दा है, अयोध्या का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा नहीं, मेरा ये मानना है। जिस जगह पे ये जहाँ का ये मामला है वहीं पे सुलझाना चाहिए, इसको वहीं पे सुलझाना चाहिए। देश के लिए मामला नहीं है, देश का मामला है, विकास का मामला। तो पहले शिक्षा का देखो भाई, शिक्षा से विकास होगा। यहाँ स्कूलें बंद हो रही, 8वीं तक के आपने एग्जाम बंद कर दिया, गधे बनाने का प्रोग्राम पूरे देश में चालू कर दिया। शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं किया आपने, शिक्षा के लिए आप बजट नहीं निकालते हो, अलग से बजट बढ़ाते नहीं हो, और राम मंदिर का एक ही मुद्दा लेके चलते हो। राम मंदिर बांधने से या मस्जिद बांधने से अगर देश का विकास हुआ होता तो सबसे ज़्यादा मंदिर और मस्जिद भारत देश में है, फिर भी भारत देश पीछे क्यों है? अर्जुन सेन गुप्ता का रिपोर्ट बता रहा है कि इस देश के 80% लोगों के पास सिर्फ 20 रुपये रोज के कमाई है। ये रिपोर्ट बता रहा, अगर ये सब होता हुआ, अगर विकास होता है राम मंदिर बांधने से या मस्जिद बांधने से तो बांधना चाहिए। अगर नहीं होता तो पहले विकास के मुद्दे जो है, एजुकेशन का मुद्दा महत्व का है देश में, उस पर ध्यान देना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। और दूसरी बात, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कोर्ट में है, कोर्ट के माध्यम से जो होता है वो होने देना चाहिए। ये फालतू के काम इलेक्शन के समय में राम मंदिर का मुद्दा बाहर ला के उस पर इशू बना के और धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये भीख मांगने जैसा काम है। भीख वही मांगता है जिसकी औकात नहीं होती है कुछ कमाने की। ये जो अभी अमृत योजना लाई इन लोगों ने, ये तो मेरे हिसाब से ये तो मतलब सक्सेस नहीं है, अनसक्सेस है। अभी देश, अपने भारत देश में बोलो तो भारत देश का पता नहीं, लेकिन अपने ज़िले में और अपने तहसील में जो योजना के माध्यम से काम चालू है, पाइपलाइन के माध्यम से जो काम चालू है, पूरे रास्ते ने फोड़ दिए। रास्ते फोड़ने से जो डस्ट आ रहा, ये डस्ट की वजह से 10 साल में कैंसर का प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, ये मेरे को पक्का लग रहा। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सब बोल रहे विकास हुआ, विकास हुआ। तो भाई विकास पे वोट मांगो, चौकीदार पे वोट मांगना बंद करो। और ये जो है हिंगन घाट में, इन लोगों को ज़्यादा बोलने की आदत है, करना कम है, बोलना ज़्यादा है। जो प्रचार कर रहे हैं, देश में कोई भी कानून आप लाते हो, जैसे योजना लाई, कोई भी योजना लाओ, टीवी पर बताओ योजना है कैसी, इसको समझाओ। आप एक आधी योजना लाते हो, खाली ऊपर के नाम पर प्रचार करते हो, उज्ज्वला योजना लाई, उसका प्रचार कर दिए, लेकिन उज्ज्वला योजना है क्या, उसमें कितना पैसा भरना पड़ता, कितना खुद को देना पड़ता, सरकार कितना दे रही है, ये हमको समझाओ, फिर बताओ। योजना कोई भी अच्छी है, ऐसा कुछ बोल नहीं सकता मैं, योजना आपकी अच्छी ही होगी, लेकिन जब वास्तविक उसको उतारते हो तो वो पूरी ढर जाती है। और आज लोगों को बहुत तकलीफ है डस्ट की। आप वर्धा जिले के जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं वर्धा जिले के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सत्ता परिवर्तन होना तो बहुत ज़रूरी है, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो मैं सीधी बात बोलता हूँ कि देश का संविधान धोखे में है। अगर देश का संविधान धोखे में, आज मेरे को आप पूछ रहे हो, अगर देश का संविधान ही निकल गया तो आप मेरे को पूछने नहीं आएंगे। ये संविधान के कारण आप मेरे को अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, कलम 19 की वजह से करके आप मेरी बात ले रहे हो और मेरी बात सुन रहे हो। अगर संविधान नहीं रहा, संविधान के विरोध में हर बार यहाँ पे बात हुई, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, इस पर चर्चा हुई संसद में, हर बातें संविधान के विरोध में हो रही। देश में किसी को पूछा नहीं जा रहा। देश में पीएम चुनने का अधिकार सांसदों को है, सांसदीय प्रणाली इस देश में है, द्विसांसदीय प्रणाली इस देश में है, लेकिन सांसदों को पूछा नहीं जाता। 2 ही उम्मीदवार बताए जाते, राहुल की सरकार या मोदी की सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ देश की जनता को, अगर दोनों को सरकार बनानी है, दोनों को वर्धा जिले में खड़े रखो, एक को गिराओ, एक को चुन के लाओ, बराबर है। तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी सांसद ये क्या हमाल है, उनके गुलाम है? उम्मीदवार कैसा होना चाहिए फिर? उम्मीदवार अगर वर्धा जिले की बात करें तो रामदास जी तड़ज एक उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार है चारुलता टोकस भाई, और 2-4 उम्मीदवार वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार है। बाकी उम्मीदवार का लोग पता ही नहीं लोगों को। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो भी उम्मीदवार है ये अपने उम्मीदवार नहीं, ये पार्टी के खाली गुलाम है। पार्टी की बात करेंगे, मैं ओबीसी में आता हूँ, ओबीसी की बात कोई उम्मीदवार नहीं करेगा। टोकस भाई ओबीसी है, अपना तड़स ओबीसी है, लेकिन ओबीसी की बात नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जाति पे चले जाएंगे ये लोग, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ओबीसी के बारे में इस देश में सबसे ज़्यादा अन्याय अगर किसी पे हुआ तो ओबीसी पे हुआ। संविधान जब से लागू हुआ तब से ओबीसी पे अधिकार हो रहा, लेकिन संविधान ने अधिकार देते हुए भी ओबीसी पे अधिकार हुआ। ये शासन करती जमात ने अपने को अधिकार, मतलब क्या बोलते उसको, अन्याय किया, लेकिन इसके विरुद्ध में कोई बोलेगा नहीं। अभी जिन्हों को टिकट दिया ये सिलेक्टेड लोग हैं, इनको इलेक्टेड अपने को करना है। इन्होंने सिलेक्ट किया, अपन इलेक्टेड करेंगे, वोट देंगे, लेकिन वोट देने के बाद ये अपने हिस्से में, अपने बाजू में नहीं बात करेंगे, ये उनके बाजू में बात करेंगे, पार्टी के बाजू में बात करेंगे। इनकी ताकत नहीं है ओबीसी में बात करने की, इनकी ताकत नहीं कि विदर्भ में बात करने की। मैं विदर्भवादी हूँ, नहीं है ताकत। ना तड़स बोलेगा ना टोकस बोलेंगे, कोई उम्मीदवार नहीं बोलेगा। क्यों ऐसा? अगर ये अपना है ही नहीं तो इनको चुन के गाय को लाने का, इनके विरोध में काम करना चाहिए। तीसरा कोई लाना चाहिए जो अपनी बात रखता है सांसद में जाके।